गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आज हम तुम लोग के लिए लेकर के आए हैं मोस्ट वीवीआई टॉपिक, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करना है किसकी, एसिडिटी। तो एसिडिटी हम लोग चेक करने वाले हैं कि किसका ज़्यादा किसका कम, या ऑर्डर देने वाले हैं कि कैसे क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है IIT JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, चाहे वो SIR इफेक्ट हो, SIP इफेक्ट हो, ऑर्थो इफेक्ट हो, रेजोनेंस का क्या रोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, -M का क्या रोल है, +M का क्या रोल है, हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, क्या कोई एक्सेप्शन है। आज सारा चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। शुरू से लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हमें सबसे पहले बनाना होता है उसका कंजुगेट बेस। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस किसे कहते हैं? कोई भी एसिड हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल ले लिए हैं, या कोई भी एसिड हो, हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना रहता है। जैसे कि इस केस में जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो है ये वाला। तो हम यहाँ से अगर एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, O के पास निगेटिव आ जाएगा और यहाँ H+ निकल जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो इसीलिए अगर किसी का एसिडिटी चेक करना हो तो हमें सबसे पहले उसको बनाना होता है कंजुगेट बेस, या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमको निकालना है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि या हमको यहाँ से निकाल देना है किसको, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को। जो भी ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो उसको हमें निकाल देना होता है, और इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। अगर किसी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, इसका मतलब है कि उसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो कंजुगेट बेस में हमेशा निगेटिव चार्ज आता है। इसी निगेटिव चार्ज की हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। तो नॉर्मल केस में हम इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज हो तो इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे स्टेबल करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सबसे पहले कंजुगेट बेस अथवा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, और यहाँ पर अपने को क्या करना है कि जो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस हुआ, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तरीका है अपना निकालने का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग आते हैं कि चलो ये तो हो गया कि कंजुगेट बेस देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कंजुगेट बेस को स्टेबल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम EWG की बात करें, जिसके अंदर यहाँ जाता है -M एंड -I, अगर ये लगा हुआ सिस्टम में तो ये इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। और दूसरा हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर EDG हो, यानी कि +M एंड हाइपर कंजुगेशन, और साथ में हम यहाँ ले लेते हैं +I, तो ये अगर लगा हुआ रहेगा तो ये क्या कर देगा, डिक्रीजेज कर देता है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ इफेक्ट हैं, तो इन सारे को लेते हुए और फोर्थ में छोटा मोटा चीज़ है लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है Sp, देन Sp2, देन Sp3। ये हम लोग केस लेंगे किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। इसके बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। और नेक्स्ट अपने पास यहाँ आ जाता है कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पूछा गया, यानी कि इन PT, और हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम,
तो इन दोनों ही केस में होता है हमारा इंक्रीजेज। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ये तो अभी हम सिर्फ कंसेप्ट लिख रहे हैं। और 6 नंबर में हमारा होता है कि अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल रहा तो चार्ज वाले से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये भी हमको देखना है। और अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड रहा तो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा हो जाता है नॉन एरोमेटिक अथवा एंटी एरोमेटिक से। तो पहले लिया जाता है नॉन एरोमेटिक, बीच में आ गया, और लास्ट में लिया जाता है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक को। तो हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो तो हम थोड़ा बोल देते हैं, पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और आखिरी में है एंटी एरोमेटिक। इन सारे के अलावा, इस 7 इफेक्ट के अलावा हमारे पास एक और चीज आ जाता है यहाँ पर, वो हो जाता है ऑर्थो इफेक्ट। फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं SIR इफेक्ट। उसके बाद अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का केस इसमें होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर इंट्रा से मतलब है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। इंट्रा में भी 2 चीज हो जाता है, एक आफ्टर लूजेज और एक बिफोर लूजेज। तो यहाँ पर क्या है कि अपने पास अगर रहा आफ्टर लूजेज प्रोटॉन, तो आफ्टर लूजेज प्रोटॉन के बाद अगर बन रहा हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और अगर बिफोर लूजेज प्रोटॉन बन रहा हो तो इसकी स्टेबिलिटी कम। तो देखिए हम वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस रहा तो मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। EWG लेते हैं, माइनस एम माइनस आई इंक्रीज करता है। EDG लेते हैं, प्लस एम हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई डिक्रीजेज करता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन का केस रहा तो sp sp2 sp3, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो sp sp2 और sp3 हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास है कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, दोनों ही केस में ये इंक्रीजेज होता है। क्यों होता है वो हम लोग डिटेल क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद है न्यूट्रल और चार्ज में कभी हमको अंतर करना रहा तो न्यूट्रल ज़्यादा एसिडिक, चार्ज की एसिडिटी कम। और आखिरी में है कि अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रहा तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक का, और दूसरा नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉर्मल रहा उसके तुलना में एरोमेटिक ज़्यादा होता है। उसके बाद अपने पास है ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ है SIR इफेक्ट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें 2 केस है, आफ्टर लूजेज प्रोटॉन और बिफोर लूजेज प्रोटॉन। तो आप यहाँ तक देखे होंगे कि लगभग 10 कंसेप्ट है टोटल एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। तो टोटल 10 कंसेप्ट है। अब इसमें से स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि किस क्वेश्चन पे हम कौन सा इफेक्ट लगाएं, और अगर हम लगाएं भी तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा धांसू ट्रिक देने वाले हैं जिसमें आपको सारा ऑर्डर पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसको लगाना है और कौन, किसे पहले लगाना है, किसे बाद में लगाना है। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम ट्रिक लिखेंगे और फिर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम शानदार ट्रिक की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। सबसे पहले जो हमको देखना है वो देखना है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के बाद या ऑर्थो में ही हम स्लैश कर लेते हैं यहाँ पर SIR इफेक्ट। तो देखिए ऑर्थो इफेक्ट में तो ऑल्सो इंक्रीजेज होता है, लेकिन SIR इफेक्ट में थोड़ी सी टेंशन है, मतलब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें दोनों ही केस है, इंक्रीजेज भी और डिक्रीजेज भी। तो इसलिए इस पर हम स्टार लगा के रख रहे हैं, ये हम दिखाएंगे आपको, ये थोड़ा सा बच के रहना है। ऑर्थो इफेक्ट में कोई टेंशन नहीं है, वो इजीली चलते रहेंगे, यानी ऑलवेज इंक्रीजेज है। ऑर्थो इफेक्ट के बाद यहाँ पर जो हमको देखना रहता है
वो है अपना एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड में आ जाता है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद जो हम देखते हैं यहाँ पर वो है अपना रेजोनेंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर -m। -m के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का। हालांकि इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, नॉर्मल क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं, मगर फिर भी ऑर्डर हम लिख लेते हैं। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के बाद हम लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हम यूज करते हैं कैसा, आफ्टर लूजेज प्रोटॉन। तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये एक एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अभी हम लिख लेते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लिए, उसके बाद हम लेते हैं -I, और लास्ट में हम यहाँ पर यूज करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ये सीन है। तो हम वापस से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, एरोमेटिक कंपाउंड, रेजोनेंस, -m, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, -I, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब ये पूरा हम लोग यूज करते हैं। अगर इनमें से कोई भी इफेक्ट काम ना कर रहा हो, मतलब ये तो हो गया कि लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ये सारे इफेक्ट नहीं आते हैं। तो अगर वहाँ आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वहाँ हम लोग एक क्वेश्चन आता है न्यूट्रल और चार्ज का, तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे न्यूट्रल और चार्ज से। और एक हम लोग को ध्यान में रखना है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कि sp, sp2 और sp3। और नेक्स्ट अपने पास आता है पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है ऑर्डर, यानी इन PT, चाहे क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट हो या टॉप टू बॉटम हो, ये ऑलवेज हो जाता है क्या, इंक्रीजेज। तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों केस इस इफेक्ट में शामिल हो भी सकते हैं कभी कभार, और नहीं भी हो सकते। तो इसलिए इसको हम लोग अलग रखेंगे कि अगर ये सारा इफेक्ट में कहीं पर भी ये नहीं आया है तो भी हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और ये है अपना पूरा ऑर्डर इफेक्ट का। तो देखिए यही है अपना धांसू ट्रिक, जिसके बेसिस पर हम लोग किसी भी एसिड का निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ। और ये आपको YouTube पर पहली बार मिलने जा रहा है इस तरह का धांसू ट्रिक, और नहीं तो आप जा करके खोज करके देख लीजिए, पॉसिबिलिटी कम है मिलने की, क्योंकि हमने इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कंपाइल किया है। तो सारा ट्रिक जो बन करके आया है वो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। जितना भी IIT JEE नीट में जो जहां भी आया हो क्वेश्चन, चाहे BSc MSc 11 12 जहां कहीं का भी हो, एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। और जो मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा IIT JEE और नीट के ऊपर। तो चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहां तक हो चुका होगा, हम ट्रिक को इधर लिख दिए हैं और अब हम एक एक क्वेश्चन इस पर करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए पूरा ट्रिक को हम इधर लिख दिए, जो अभी हम इधर लिखे थे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि अपने पास ऑर्थो इफेक्ट कब ऑपरेट होता है ये जानना भी जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर COOH लिए हैं और यहाँ एक और हम COOH ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए हम लगा देते हैं CH3। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ये लगता है कि ये भी एसिड ये भी एसिड, इतना तक तो एरिया सेम है। लेकिन यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी यहाँ पर डोनेशन है। अब वो पड़ जाते हैं चक्कर में कि अब हम क्या करें। तो देखिए इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का जो जनरली क्वेश्चन आता है वो आता है बेंजोइक एसिड में। और बेंजोइक एसिड में तीनों पोजीशन पता होगा कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है
तो हम इस पोजीशन को बोलते हैं क्या, ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं हम पैरा। यह है ऑर्थो, यह है मेटा और यह है पैरा। तो ऑर्थो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्थो पे ग्रुप होना चाहिए और ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट दिखाता कौन कौन है, और हम एक सारा क्वेश्चन एक ही में कंबाइंड कर लेते हैं। आपको कभी भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड रहे और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा, जैसे कि यहाँ पर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में दे दें, मान लीजिए मिथाइल, मान लीजिए हम यहाँ पर इथाइल या कोई अल्काइल, मान लीजिए हम यहाँ दे देते हैं NO2, हम दे देते हैं OCH3, इनमें से कोई भी ग्रुप हम दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है OH। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है कि ऑर्थो इफेक्ट शो करने लगता है। तो ये सारा जो भी वो आपको ग्रुप दिख रहा है, ये और ये, इसमें हमेशा एसिडिटी का ऑर्डर ऐसे हो जाता है। क्यों होता है अब उसे समझते हैं। देखिए इनमें क्या होता है कि यहाँ पर A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D है, यानी रेजोनेंस है। हम जरा इसको खोल लेते हैं, जैसे कि हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं COOH। तो हम रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं। अगर कोई इसे नए देख रहे हैं पहली बार, तो जाकर के आप रेजोनेंस वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब रेजोनेंस चल रहा है इसके साथ। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि रेजोनेंस होने के लिए इन दोनों डबल बॉन्ड को एक प्लेन में होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये दोनों ही ग्रुप रहते हैं सेम प्लेन में। कौन दोनों ग्रुप? ये डबल बॉन्ड और ये CO का डबल बॉन्ड, यानी दोनों p ऑर्बिटल एक ही जगह पे है, मतलब सेम प्लेन में है, तो ही रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रेजोनेंस काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम इनमें से किसी भी ग्रुप को लगाते हैं, यानी COOH है और ये सारा ग्रुप है, तो ये सारा ग्रुप क्या है, बल्कि नेचर का है। ये इनमें से हम कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो ये बल्कि हो जाता है। बल्कि होने के कारण इसका साइज और इसका साइज दोनों आपस में ओवरलैप करने लगते हैं और रिपल्सन होने लगता है। तो इन दोनों में क्या होने लगता है, रिपल्सन। अब रिपल्सन होने के कारण COOH का जो ये ग्रुप इस तरह से है, ये अपने आप को रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए जिस प्लेन में बैठा हुआ है प्लेन को चेंज करता है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई रहे। तो इसीलिए पहले से क्या है, ये दोनों एक प्लेन में है, तब रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन जब ये ग्रुप लगा दिया जाता है तो अब ये जो डबल बॉन्ड है, यानी कि हम यहाँ पर वापस इसे लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कि COOH है, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो जाता है कि इनमें से कोई भी ग्रुप रहे, CH3, C2H5, यहाँ पर R है, NO2 है, OCH3 है, ROH है। तो इनमें से कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होता है कि ये जो रेजोनेंस करना चाहता है, अब ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहते हैं डबल बॉन्ड, यानी ये दोनों चला जाता है डिफरेंट प्लेन में। तो रियल में क्या होता है कि इसकी जो प्लेन थी वो तो फिक्स है, इसका प्लेन चेंज हो जाता है। तो इसका प्लेन जो है वो चेंज हो जाता है, और अगर एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है दोनों, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब रेजोनेंस ही नहीं रहा तो इफेक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन जो ये सब है, जैसे कि यहाँ तो कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो इंडक्टिव इफेक्ट तो दिखाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए हुआ क्या, ये प्लेन से बाहर चला जाता है। प्लेन से बाहर जाने के कारण इसका इफेक्ट ऊपर के तरफ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पहुंच पाता है, और रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन नहीं पहुंच पाता है। अब नहीं पहुंचने के कारण ये जो ग्रुप है वो प्लेन से बाहर चला गया, तो इसका जो खुद का अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो देखिए काफ़ी स्टेबल हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर इसे बनाएंगे, हाइड्रोजन निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया। अब ये यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबल हो जाता है।
तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होने के कारण ये देखिए क्या है, यहाँ पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑर्थो इफेक्ट है, अगर आप इतना सब नहीं भी याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ से एक लाइन याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि COOH प्लेन से बाहर चला जाता है और प्लेन से बाहर जाने के कारण इसकी जो अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। दोनों देखिए बन गया इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये केस होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा जब कभी भी ऑर्थो ग्रुप पर बल की साइज का कोई ग्रुप लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर हमेशा ये हो जाता है मोर एसिडिक और नॉर्मल एसिड रहता है लेस एसिडिक। तो ये तो सिर्फ था जो हम लोग देख लिए ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मिटा लेते हैं इसे। अब ऑर्थो इफेक्ट समझने के बाद हम लोग यहाँ से एक एक करके आगे बढ़ेंगे और फिर और क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ऑर्थो के बाद एक है SIR इफेक्ट। तो देखिए SIR इफेक्ट क्या होता है, उसे पूरा नाम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फिनॉल में। तो नेक्स्ट अपने पास जो है वो है SIR इफेक्ट और ये होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, स्टेरिक क्राउड होने के कारण इनहिबिशन मतलब रोकता है रेजोनेंस को होने से। तो जस्ट लाइक ऑर्थो इफेक्ट ही है, लेकिन नाम इसलिए बदला जाता है कि ये हम लोग जनरली यूज करते हैं फिनॉल के ऊपर। तो देखिए क्या होता है कि अगर फिनॉल में एक साइज का यहाँ पर अगर लगाया जाए एक साइड से ये, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता है। तो फिर कब काम करेगा, अगर हम इसमें दो बल की ग्रुप लगा दें, जैसे कि यहाँ पर हम फिनॉल ले लें और यहाँ हम 2 लगा दें, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट के मन में आता है कि ये प्लस आई है, प्लस आई शो कर रहा है। और इस केस में ऑर्थो इफेक्ट तो हम बेंजोइक एसिड में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हो रहा है क्या, SIR इफेक्ट। यानी यहाँ पर भी ये दोनों ग्रुप उसके पास पहुँच नहीं पा रहा है और इस केस में जो स्टेबिलिटी हो इसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर SIR कहानी सेम है, ऑर्थो के ही जैसा प्लेन से बाहर निकल जाता है बल्कि ग्रुप होने के कारण, इसीलिए हम वहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। बिल्कुल जो इफेक्ट है वो ऑर्थो की तरह है, सिर्फ नाम बदलता है कि SIR, क्योंकि ये फिनॉल के केस में देखते हैं और वो हम बेंजोइक एसिड के केस में देखते हैं। तो यहाँ से ये प्लेन के बाहर चला जाता है, वो निगेटिव बन गया तो अपना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये प्लेन के बाहर नहीं जा पाता है तो यहाँ क्या है कि अपना बेंजीन रिंग में घूमेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। SIR का कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम लोग फिर सारे इफेक्ट को कंबाइन करके देखेंगे और ऑर्थो इफेक्ट भी पूरा कंबाइन करके देखेंगे सारे के साथ। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सारा आ जाए। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि SIR इफेक्ट फिनॉल में लगाना है और 2 साइड बल की ग्रुप होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मिथाइल, अभी हम जितना ग्रुप लिए थे एसिड में आप दोनों साइड लगा दीजिए तो वो SIR इफेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हम एसिड में एक साइड लगा रहे थे वो फिनॉल में दोनों साइड लगाना होगा, चाहे वो OCH3 रहे, हम यहाँ लिख देते हैं, चाहे वो OCH3 रहे, चाहे वो ROH रहे, चाहे हम यहाँ पर जो भी ग्रुप लेना हो आपको वो ले सकते हैं, बल्कि ग्रुप होना चाहिए मिथाइल, इथाइल, अल्काइल, प्रोपाइल, तो दोनों साइड होना चाहिए। अगर दोनों साइड रहेगा फिनॉल के केस में तो ही ऑर्थो इफेक्ट, तो इसीलिए दोनों साइड होना चाहिए। यहाँ हम लिख देते हैं OCH3 या ROH दोनों साइड होना चाहिए, जबकि एसिड में सिर्फ एक साइड होता है। तो इसलिए SIR इफेक्ट हम लोग फिनॉल में यूज कर रहे हैं
और ऑर्थो इफेक्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज कर रहे हैं एसिडिटी बढ़ाने के लिए। हालांकि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जो डायरेक्ट एसिड को तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप लगा करके हम SIR इफेक्ट भी हम एसिड में देखेंगे, जो हम आगे करेंगे। खास करके JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग एक एक इफेक्ट नॉर्मल देखते जा रहे हैं, फिर हम लोग कंबाइंड करेंगे। तो देखिए ऑर्थो समझ में आ गया, SIR समझ में आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये एरोमेटिक का क्या चक्कर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक ग्रुप ले लेते हैं इस तरह का, और हम यहाँ पर एक ले लेते हैं इस तरह का, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखिए इसमें से हमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना रहता है, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से हम निकाल लेंगे और हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये रेजोनेंस में है, A डबल बॉन्ड B C के पास निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, फिर ये घूम रहा है रिंग में। यानी कि रिंग में आने के कारण यहाँ पर कितना पाई हो जा रहा है, 3 पाई हो रहा है। और हम जानते हैं कि एरोमेटिक बनाने के लिए सिस्टम शुड बी मस्ट साइक्लिक, तो साइक्लिक है यानी रिंग। sp2 हाइब्रिडाइज तो है, मोलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है, तभी तो रेजोनेंस में जा रहा है, सारे एक प्लेन में है। और जो मेन है वो है ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी 1 3 5 7 होना चाहिए रिंग में, तो ही एरोमेटिक होता है। अगर आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का वीडियो देखना है तो उस पर एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप वो जा करके देख सकते हैं। तो देखिए ये 3 पाई है, 3 पाई होने के कारण हम इसको बोलते हैं क्या, एरोमेटिक हो रहा है। और यहाँ देखिए ये रेजोनेंस में ये भी है, तो ये भी घूमता है रिंग में, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पाई बॉन्ड हो जाएगा। और 4 पाई बॉन्ड होने के कारण हम यहाँ पर ये इवन नंबर आ रहा हो, अगर इवन नंबर पाई बॉन्ड आ रहा हो मतलब 2 4 6 8, तो ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। बाकी सारा चीज तो वही है कि रिंग होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारा चीज सेम है। दोनों में अंतर ये होता है कि यहाँ ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और यहाँ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये डिसाइड करना रहता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक में होता है कि मोलिक्यूल प्लेनर ना हो या sp3 हो तो होता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, SIR नहीं है, यहाँ एरोमेटिक से काम चल जा रहा है, क्योंकि अगर हम रेजोनेंस लगाने लगेंगे तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा दूरी तक है, इसमें कम है, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि यहाँ अगर पहले वो देखने लगा कि EDG लगा हुआ है तो फंस जाएगा। तो इसीलिए हमें इसी सीक्वेंस में चलना है कि पहले ऑर्थो इफेक्ट देखना है, या SIR है तो SIR देखना है, फिर हमें एरोमेटिक देखना है। अब उसके बाद क्या है, रेजोनेंस, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सारे को हम लोग कंबाइंड लेके चलेंगे। तो यहाँ तक अगर हो गया होगा तो ठीक है, वरना पॉज करके आप लिख लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप देख लिए कि हम एरोमेटिक देख लिए, हम यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट देख लिए, हम यहाँ पर SIR इफेक्ट देख लिए। अब यहाँ के आगे हम देखने वाले हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो ज़्यादातर यहाँ से IIT JEE और नीट में पूछे गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ से एसिड उठाएंगे और हम आपको बता दें पहले ही क्वेश्चन हम आउट कर देते हैं एग्जाम के पहले ही। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग में आप NO2 लगाइए, आप OH लगाइए, आप NH2 लगाइए, आप फ्लोरीन अथवा क्लोरीन लगा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको OCH3 लगा करके दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, या आपको दिया जाएगा मिथाइल लगा करके बनाने के लिए। तो देखिए जनरली स्टूडेंट के मन में रहता है कि कितनी प्रैक्टिस करूं, कहां से करूं, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ से 1 2 3 हो गए, ये दोनों एक ही क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 4 5 6 तरह का क्वेश्चन अगर आप रिंग पर लगा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और फिनोल के साथ, तो यकीन मानिए आपका एसिडिटी 50% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पर लगा लेते हैं और
कभी 2 कभी 3 दिया जाता है, कभी 4 भी रहता है। तो हम लोग यहाँ से 4 की 4 लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी हो अपने को बनाना है। तो अब देखिए चारों कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। अब एक एक करके हम ग्रुप लगाएंगे। मतलब हम सबसे पहले यहाँ NO2 लगा लेते हैं, फिर यहाँ हम NO2 लगा लेते हैं, फिर हम यहाँ NO2 लगा लेते हैं। तो हम पहले से ही बता चुके हैं, इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इसको हम लोग मेटा बोलते हैं और इसको हम लोग पैरा बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए आता है स्टूडेंट को टेंशन, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजोनेंस है, यानी कुछ भी रहे, चाहे +m हो अथवा -m हो, या आपके पास हाइपर कंजुगेशन रहे, तो ये क्या होता है, ये जो इफेक्ट दिखाता है, ये दिखाता है ऑर्थो इक्वल टू पैरा बट नॉट ऑपरेट एट मेटा, बट नॉट ऑपरेट एट मेटा। ये मोस्ट VVI कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये ट्रिपल स्टार है, इस पर सारे क्वेश्चन लगते हैं। आपको याद रखना है कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होता है, मेटा पर कभी भी ऑपरेट नहीं होता है। और जो पावर है इफेक्ट की, ऑर्थो और पैरा पर पावर इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम रेजोनेंस में पढ़ा चुके हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हम इसके एप्लीकेशन पर काम करेंगे, समझ में आ जाएगा ऑर्थो इक्वल टू पैरा और मेटा। और अगर हम यहाँ पर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, ये हो गया ऑर्थो पैरा हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस का। और यहाँ पर देखिए क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इफेक्ट ये चलता तो तीनों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर मेटा और सबसे कम पावर होता है पैरा पर। अगर ये दोनों आप जान गए तो फिर रिंग का कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के हम लोग ऑर्थो और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा आएगा लेते हुए काम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इफेक्ट लिखना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ क्या है, ये इफेक्ट दिखाता है -m और -I। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम अपने मन से -m लिख रहे हैं, तो अगर आपको ट्रिक देखना है तो हम बता चुके हैं रेजोनेंस में कि कौन सा ग्रुप -m शो करता है और कौन सा ग्रुप -I। हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं, आप जाके मेजोमेरिक इफेक्ट एक बार देख लीजिए अगर नए हैं तो। नॉर्मल केस में हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होता है, जिसे NO2 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। NO2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्डेड होता है। तो अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो -m दिखाता है। और अगर कोई सिंगल बॉन्ड हो और उसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो, जिसे OH NH2, तो वो +m दिखाता है। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक एक सब्स्टिट्यूएंट हम लिए हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट वीडियो है बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अब इफेक्ट लिखते हैं। अब देखिए ये है मेटा पोजिशन, ये था ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पर हम लिख लिए। यह मेटा, हम बता चुके हैं कि मेटा पर कभी भी रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑपरेट होता है, हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको सिर्फ लिखना है कि -I। यहाँ देखिए दोनों इफेक्ट काम कर रहा है, -m और -I। अब इन सारे में से जो एक मोस्ट VVI इफेक्ट है वो है क्या, ऑर्थो इफेक्ट। अभी हम पढ़ाए थे COOH-NO2। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये है ऑर्थो इफेक्ट भी। अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये पावर में है लिखा हुआ, यानी अगर ऑर्थो इफेक्ट आ गया तो नीचे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सिर्फ समझने के लिए लिख लिए हैं -m -I, क्योंकि अगर एक बार ऑर्थो आ गया इनसे कोई मतलब नहीं है, उसका एसिडिटी ऑलवेज सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, इसे हम 3 ले लेते हैं और इसे हम 4 ले लेते हैं, तो हमारा आंसर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले देखिए वहाँ लिस्ट में कौन सा है, ऑर्थो इफेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर ले लिया किसको, सेकेंड को। उसके बाद देखिए ऑर्थो SIR तो है नहीं, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो सब है, रेजोनेंस तो सब में है। -m ग्रुप खोजिए, तो ये तो इसी में आ गया, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ है देखिए -m,
इसीलिए हम 2 के बाद किसे ले रहे हैं, 4 को। माइनस m का काम खत्म हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कहानी नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन तो निकल चुका होगा। अब यहाँ पर NO2 है तो NO2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म। माइनस आई चेक करते हैं तो माइनस आई देखिए यहाँ है, तो इसीलिए हमारा जो थर्ड है वो हो गया क्या, माइनस आई। और उसके बाद एंटी एरोमेटिक को है नहीं, तो लास्ट में जो कोई इफेक्ट नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो ये है बनाने का तरीका। मैं वापस से इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पर है माइनस m माइनस आई, मेटा पोजीशन पर नहीं दिखाता है रेजोनेंस, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है इसलिए माइनस आई है। और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर माइनस m और माइनस आई दोनों है। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट दिखा रहा है तो बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, उसका एसिडिटी ऑलवेज सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट को ले लिए। उसके बाद हमें देखना रहता है एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिक कंपाउंड सब है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, रेजोनेंस सब में रहता है। तो देखिए रिंग का क्वेश्चन करने में आप इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं, चूंकि ज्यादा कुछ जरूरत पड़ता नहीं है। ऑर्थो माइनस m हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो माइनस आई, इतना से ही क्वेश्चन रिंग का सोल्व हो जाता है। ये सारा अलग से क्वेश्चन जो अभी हम दिखाए थे एरोमेटिक का उसमें यूज होता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से ये मोस्ट VVI हम बार बार बोल रहे हैं कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऑपरेट होता है, मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस पढ़ाएं, आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा ये। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा ऑपरेट होता है क्योंकि इसको सिर्फ सिंगल बॉन्ड से मतलब है, और सिंगल बॉन्ड से मतलब होने के लिए जो सबसे नजदीक है यानी ग्रुप ऊपर में हेड पर लगे हुए हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा, उसके बाद कम मेटा पे और सबसे कम पैरा पे, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। अब चलिए यहाँ के बाद हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये ग्रुप देख लिए। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं अगला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फिर से दूसरा ग्रुप ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ CH3 लगा लेते हैं, हम एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, अब CH3 मेटा पर लगा लेते हैं, और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और हम पैरा पर CH3 लगा लेते हैं। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 4 इफेक्ट से रिंग का क्वेश्चन बन जाता है। ऑर्थो माइनस m हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेयर केस में एक आध क्वेश्चन में आता है माइनस आई, 3 में से बन जाते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इफेक्ट लिखते हैं। तो देखिए हम पढ़ा चुके हैं रेजोनेंस कब कब होता था, A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम पढ़ा चुके हैं हाइपर कंजुगेशन में अगर हम इसे खोल दें तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड B और ये अल्फा पोजीशन है, ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन है, साथ साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्लस आई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है, तो ऑर्थो इफेक्ट कभी भी नहीं भूलना है बेंजोइक एसिड के केस में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आ जाइए, मेटा पर हम बता चुके हैं कि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन कोई ऑपरेट नहीं होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट होगा क्या, प्लस आई, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। यह पैरा पोजीशन यहाँ ऑपरेट होता है सब चीज, तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। अब यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाने हैं, तो देखिए वहां से चलते हैं, इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और क्वेश्चन बनाते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट को ले लेते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट 2 नंबर पर है, तो हमारा आंसर हो गया सबसे पहले कौन सा, 2। ऑर्थो इफेक्ट के बाद SIR एरोमेटिक से काम नहीं बनेगा, रेजोनेंस सब में बराबर है। माइनस m खोजते हैं, माइनस m कहीं पर भी नहीं है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा। तो बात आता है कहां पर, माइनस आई पर, तो माइनस आई भी कहीं पर नहीं है, इस बार हाइपर कंजुगेशन है और प्लस आई है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता देते हैं, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ही, और उसके बाद अगर आपके पास हाइपर कंजुगेशन और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट का टक्कर कराना हो तो ये ऑर्डर ऐसे हो जाता है, किस केस में, जब इंडक्टिव इफेक्ट हो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन तो प्लस में है ही,
लेकिन अगर हाइपर कंजुगेशन हो और यहाँ पर अपने पास माइनस आई हो भी इंडक्टिव इफेक्ट में, दोनों में से कोई भी हो, यहीं लिख देते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन से हमेशा अच्छा होगा, चाहे वो प्लस आई हो अथवा माइनस आई हो। ऐसा इसलिए है कि निगेटिवली चार्ज तब स्टेबल होता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम खींचते हैं, और ये तो उल्टा देता है, और देने में ज़्यादा पावरफुल है कौन? हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए एसिड को और खराब कर देता है, और इंडक्टिव इफेक्ट एसिड को खराब तो करता है लेकिन इससे कम खराब करता है। अब इन दोनों में अगर प्लस आई माइनस आई हो तो नो डाउट माइनस आई बढ़ा देगा और प्लस आई घटाएगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से तो ऑलवेज अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि माइनस एम जितना पावरफुल हो एसिडिटी बढ़ेगा, और जितना भी ईडीजी ग्रुप हो लेस पावरफुल हो उसमें हमारा एसिडिटी बढ़ता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ईडीजी और ईडब्ल्यूजी मोर पावरफुल मोर एसिडिक, मोर पावरफुल मोर एसिडिक, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका उल्टा है, ईडीजी मोर पावरफुल लेस एसिडिक, और ये वाइस वर्सा भी आप इसको बोल सकते हैं दोनों में से। और ये आपको पता होगा कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाता है पावरफुल कौन? रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद जिसका पावर आता है वो है कौन? हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन के बाद जिसका पावर है वो आता है इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले पावर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। चलिए ये नीचे हो गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है कौन? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद आ जाता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये है पावर। ये हम एसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आफ्टर लूजेज होगा तो बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई रहेगा तो बढ़ेगा, और रेजोनेंस में माइनस एम रहेगा तो बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर ऑर्डर उल्टा हो गया तो कंसेप्ट भी अपना क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला चीज ऐसे काम करता है पावर में। तो चलिए हम यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं 2 नंबर में ले लिए थे ऑर्थो इफेक्ट को। अब देखिए इन दोनों में से क्या है, इसको डोनेशन नहीं चाहिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट से कर रहा है, और यहाँ है हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों से इसे दे रहा है, तो इसका तो एसिडिटी और भी खराब हो जाएगा। कंजुगेट बेस जब हम बनाएंगे निगेटिव चार्ज यहाँ पे तो डोनेशन सबसे ज्यादा है, जबकि ईडीजी नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूजी चाहिए। तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी नहीं मिला तो अब हम ले लेंगे किसको? नॉर्मल एसिड को। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अब हम कर लेते हैं 2, और 2 के बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं? 1 को। अब इन दोनों में हम लोग तुलना करेंगे तो इन दोनों में इससे थोड़ी सी बची हुई रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है, और ये हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों से ईडीजी दे रहा है, जबकि ईडीजी एसिडिटी को कम करता है। तो जितना ज्यादा ईडीजी उतना खराब एसिड, लेकिन जितना ज्यादा ईडब्ल्यूजी उतना अच्छा एसिड। तो इसीलिए अपने पास यहाँ आ जाता है 3, और सबसे लास्ट में हम ले लेते हैं 4 को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं 2। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। हम लोग अब यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए 3rd क्वेश्चन, और हम यहाँ पर ले लेते हैं OCH3 को। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं COOH, यहाँ हम लोग ले लेते हैं वापस से COOH, और ऑर्थो पर लगा लेते हैं OCH3, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं फिर से COOH, और यहाँ लगा लेते हैं मेटा पर OCH3, और फिर हम लगा लेते हैं पैरा पर OCH3। तो ये रहा पैरा पर OCH3। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट लिखते हैं, तो फिर से वही कहानी, ये तो लोन पेयर से डोनेट करेगा, यानी प्लस एम है माइनस आई है, लेकिन अच्छा बात क्या है? ऑर्थो इफेक्ट है। तो अगर कभी सिस्टम में ऑर्थो इफेक्ट आ गया तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा डोमिनेट कर जाता है, ये हमेशा याद रखना है, सारे में यही काम हो रहा है।
अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ सिर्फ माइनस आई है क्योंकि मेटा पोजीशन है, यहाँ प्लस एम भी है, साथ में माइनस आई भी है। अब हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑर्थो इफेक्ट ले लेंगे, ट्रिक के चलते हैं। तो हमारा अगर ये 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है और ये अगर 4 है, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले किसे लेने वाले हैं, ऑर्थो इफेक्ट को। तो हमारा यहाँ 2 वाला सबसे पहले आ गया। उसके बाद हम लोग माइनस आई लेंगे वहाँ से, क्योंकि इसमें प्लस एम है, ये तो कम कर देगा। माइनस आई भी है, लेकिन हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावर होता है रेजोनेंस का। तो अगर रेजोनेंस आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए 2 के बाद हम लोग यहाँ यूज करने लगेंगे किसको, इसे। यानी 2 के बाद अपने पास आ गया कौन, 3। उसके बाद अब टक्कर है 1 और 4 के बीच में। तो अगर प्लस एम आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी तो गया, इसीलिए हम लोग ले लेंगे यहाँ किसको, नो इफेक्ट फर्स्ट वाले में, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे किसको, 4th को। तो देखिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 3 तरह का हम यहाँ से क्वेश्चन लिए थे। माइनस एम माइनस आई दिखा रहा था, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन यानी सब में ईडीजी ही दिखा रहा था, इसमें सब में ईडब्ल्यूजी दिखा रहा था, और इस वाले में देखिए हम लिए थे प्लस एम और माइनस आई का कंसेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पर 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। यहाँ से जो और आगे बच गया वो हम देखेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया था, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कर लिए थे क्या, NO2 हो चुका, वो CH3 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है फ्लोरीन क्लोरीन में से कोई भी, यानी फ्लोरीन लगाएंगे तो ऑलवेज तीनों पर पहले फ्लोरीन लगाए हैं, और क्लोरीन लगाएंगे तो सिर्फ क्लोरीन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 तरह का क्वेश्चन आता है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं। हम आपको सारा चीज़ स्पष्ट कर देते हैं, आप एक एक करके इसे क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला चीज़ ये है कि रिंग में अगर हैलोजन लगा हुआ हो तो रेजोनेंस भी दिखाता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी। लेकिन क्या होता है, जो पावर की बात करते हैं हैलोजन का, तो इन केस ऑफ हैलोजन की सिर्फ बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जनरली फ्लोरीन या क्लोरीन पूछा जाता है। तो यहाँ पर माइनस आई का पावर ज़्यादा हो जाता है प्लस एम से, ये आपको याद रखना है। लेकिन सेम टाइम एक केस में फ्लोरीन है, एक केस में क्लोरीन भी है। तो यहाँ हम लोग दोनों से तुलना करेंगे, रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। लेकिन अगर सेम ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब सब पर सिर्फ फ्लोरीन है, सब पे सिर्फ क्लोरीन है, सब पे सिर्फ ब्रोमीन या सिर्फ आयोडीन है, तो आपको जो इस तरह का क्वेश्चन बनाना है वह सिर्फ और सिर्फ बना लेना है किसके थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाता है इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का पावर ज़्यादा हो जाता है रेजोनेंस से, सिर्फ इस केस में, हैलोजन के केस में, बाकी किसी के केस में नहीं। तो इसलिए देखिए यहाँ हम 3 तरह का क्वेश्चन चूज किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो देखिए इस इफेक्ट को पहले हम लिखते हैं। तो हम क्लियर कर दिए कि रिंग में रेजोनेंस लिखने से जरूरत नहीं है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सिर्फ फ्लोरीन हो और दूसरा क्वेश्चन है कि सिर्फ क्लोरीन हो। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग इफेक्ट लिखते हैं माइनस आई माइनस आई माइनस आई, है तीनों में प्लस एम भी, क्योंकि रेजोनेंस इसमें नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट है, सिर्फ दान कर रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोचना है इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजन, क्योंकि रेजोनेंस से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजन। तो चलिए यहाँ पर अब हम आंसर लिखते हैं। ये है 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर अब आंसर क्या हो जाएगा, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ऐसा इसलिए है कि हमें इस ग्रुप को देखना है। तो सबसे नज़दीक में इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़े थे कि सबसे नज़दीक में जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है, फिर ये उससे दूर हो गया और ये सबसे दूर हो गया। तो इसीलिए अपना जो ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा वो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे 2 को, फिर ले लेंगे 3 को, फिर ले लेंगे 4 को, और लास्ट में हम लेंगे किसे, 1 को।
तो ये हमारा जाएगा आंसर, जब हम फ्लोरीन या क्लोरीन दोनों में से कोई भी लेंगे अकेले। अब देखिए यहाँ संभल के रहना है, अब यहाँ ग्रुप सेम नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट तब लगाना है जब आपको सारे पर कैसा ग्रुप लगा हुआ हो, सिमिलर ग्रुप, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दे देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक में फ्लोरीन है एक में क्लोरीन है, तो यहाँ क्या है कि प्लस एम भी है और साथ में माइनस आई भी है, यहाँ पर भी प्लस एम है और माइनस आई है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका प्लस एम भी ज़्यादा है, माइनस आई भी ज़्यादा है, जबकि इसका प्लस एम इसके तुलना में कम है और माइनस आई भी कम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा प्लस एम होने के कारण इसका प्लस एम मोर है, इसका माइनस आई भी मोर है, और इसका प्लस एम लेस है और ये भी लेस है। तो आप इसे ऐसे समझें कि देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो अगर हम खाली इंडक्टिव इफेक्ट से चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर रेजोनेंस से चलते हैं तो प्लस एम एसिडिटी को खराब करता है, तो जितना कम इसका माइनस आई है उससे कहीं ज़्यादा इससे प्लस एम दिखा देता है फ्लोरीन। तो इसलिए ओवरऑल जब दोनों को हम लोग कंबाइंड लेते हैं, प्लस एम और माइनस आई, और इधर भी प्लस एम और माइनस आई, तो इसका एसिडिटी बढ़ जाता है और इसका एसिडिटी कम रहता है। वापस से एक बार समझा देते हैं, माइनस आई से तो इसका ज़्यादा हो जाता, लेकिन चूंकि रेजोनेंस ये डोनेशन ज़्यादा दे रहा है रिंग को, जबकि डोनेशन कम चाहिए, डोनेशन ज़्यादा देने के कारण इसका एसिडिटी कम हो जाता है और इसका एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्लस एम इसका कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ये गलती हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसी को क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लिए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लिए जिसमें रेजोनेंस ना हो, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो, क्योंकि ये इतनी दूरी पर है, रेजोनेंस हो नहीं पाएगा, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास कुछ नहीं है, तो यहाँ भी माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन का मोर हो जाता है और इसका लेस हो जाता है माइनस आई। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका ज़्यादा है, तो अगर हम इसको 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा एसिडिक है किससे, 2 से। तो जरा क्वेश्चन को गौर कीजिए कि कैसे कैसे आता है। वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, रिंग में सेम ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ फ्लोरीन 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 या क्लोरो क्लोरो क्लोरो, तो ऑलवेज क्वेश्चन बनाना है इंडक्टिव इफेक्ट से, और ऑर्थो पर ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मेटा पर उससे कम, पैरा पर सबसे कम, जो हम लिख चुके हैं पावर तो क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लेना है। अगर ग्रुप बदल जाए, यानी यहाँ हम फ्लोरीन क्लोरीन लिए हैं, एक में ब्रोमीन एक में आयोडीन दे दे, तो उस केस में फ्लोरीन का हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लस एम बहुत ज़्यादा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट पर हम लोग सजा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिए हैं कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो और निगेटिवली चार्ज यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ हम हाइड्रोजन निकालेंगे अगर, तो निगेटिव यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन निकालेंगे तो निगेटिव यहाँ रहेगा, तो निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन जो है वो डायरेक्ट फ्लोरीन पे नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे है, और यहाँ से अपना ये माइनस आई से खींच रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जिसका ज़्यादा वो मोर एसिडिक, इसीलिए हम लोग इसको दे दिए 1 और इसको दे दिए हम 2। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, वो हम आपको इधर दे रहे हैं, इसको हम 8 नंबर कर देते हैं और हम यहाँ 7 पर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए CHCl3 हो और CHF3 हो, इन तीनों में एसिडिटी किसका ज़्यादा तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पलटता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालें तो यहाँ पर क्या होता है कि CCl3 ले लिए हैं और यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है कि हम CF3 ले लिए हैं और यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ हम निकाल चुके हैं। तो जब हम H+ यहाँ से निकाल देंगे तो ध्यान से देखिए, कार्बन के पास निगेटिव और यहाँ कार्बन के पास निगेटिव, बगल में है क्लोरीन, तो बगल में क्लोरीन है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा आसानी से निगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है, और यहाँ पर फ्लोरीन का साइज कम है, इसलिए वो निगेटिव चार्ज को कम एकोमोडेट कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ d ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया है,
यानी कि यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है, डी वैकेंट ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास। यहाँ डी नहीं होता है, इसके पास सिर्फ एस और पी होता है, और इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। तो एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, साथ साथ क्लोरीन का बिग साइज है, और यहाँ पर क्या है कि ये स्मॉल साइज है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे भी हम जानते हैं कि HF और HCl अगर लेते हैं तो HCl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो नहीं है, लेस है, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण मोर एसिडिक हो जाता है। हम लोग यहाँ पढ़ भी चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में आगे क्वेश्चन भी करेंगे। टॉप टू बॉटम जाने से घटता है, तो अगर फ्लोरीन क्लोरीन को लेंगे तो क्लोरीन की एसिडिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो तब लगाना है जब क्लोरीन बगल में हो या क्लोरीन के ऊपर डायरेक्ट चार्ज हो। यानी कि हम देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर HF है और HCl है, तो अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो Cl निगेटिव होगा और यहाँ F निगेटिव होगा, तो फिर इसका आंसर ये है। यानी कि ये हम देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पे। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा कि इसका ज़्यादा और इसका कम। तो हम वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, मोस्ट VVI है ये। बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई एक पढ़े फिर उसी कंसेप्ट को हर क्वेश्चन पे लगाने लगते हैं, तभी गलती होता है। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। हैलोजन के केस में सावधान रहना है, कहाँ कहाँ पे अच्छे से आप देख लीजिए। अगर रिंग का क्वेश्चन हो और सिर्फ फ्लोरो 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 है या क्लोरो 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 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ रेजोनेंस से ज़्यादा पावरफुल है इंडक्टिव इफेक्ट, और अगर ग्रुप सेम लगा हुआ है तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकाल लेते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्रुप बदल जाए, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से है, तो फ्लोरीन का +M भी सबसे ज़्यादा होता है, और +M ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो अगर दो डिफरेंट ग्रुप दिया हुआ हो तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों कंसीडर करते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग आ गए इस क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज जो दिख रहा है वो या तो डायरेक्ट नहीं है फ्लोरीन या क्लोरीन के पास, या डायरेक्ट कार्बन के पास नहीं है जिससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन या फ्लोरीन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमको डी ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है। ये निगेटिव का डिस्पर्सन इतना दूरी तक नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस है नहीं, काफी डिस्टेंस है, क्योंकि रेजोनेंस में A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल होना चाहिए, ये बहुत दूरी पे है। तो यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का केस लगेगा, तो हमको क्वेश्चन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से बनाना है। और फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी -I क्लोरीन से, तो यहाँ ये ज्यादा एसिडिक है इससे, इसलिए 1 हो गया ज्यादा 2 से। लेकिन सेम टाइम एक क्वेश्चन ऐसा लिया गया कि CHCl3 और CHF3 है, तो देखिए जब हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और इस निगेटिव चार्ज का डायरेक्ट डिस्पर्सन हो रहा है क्लोरीन के अंदर, और यहाँ भी डायरेक्ट डिस्पर्सन हो रहा है फ्लोरीन के अंदर। तो जब कभी भी ऐसा हो कि डायरेक्ट डिस्पर्सन हो रहा है, और डायरेक्ट डिस्पर्सन दो केस में होगा, या तो कार्बन जिस क्लोरीन या फ्लोरीन या कह लीजिए कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाए, हाइड्रोजन निकालने के बाद आ जाएगा, या डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाए। तो या तो डायरेक्ट आ जाए या जिस कार्बन से वो लगा हुआ है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाए। तो यहाँ हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ना लगा करके हम लोग ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगाते हैं। तो ऑर्बिटल लगाते हैं या टॉप टू बॉटम का कंसेप्ट लगाते हैं, दोनों में से जो भी लगा सकते हैं। कि या तो हम वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात कर लें क्लोरीन में, या हम लोग साइड से चलें कि निगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन ज़्यादा डिस्पर्स करेगा और फ्लोरीन कम डिस्पर्स करेगा। तो इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन एक तरह का हो गया, या HF HCl है तो Cl निगेटिव पर चार्ज और F निगेटिव पर चार्ज, तो यहाँ डिस्पर्स कर रहा है ज़्यादा एरिया में निगेटिव चार्ज, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा और इसकी एसिडिटी कम। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ये एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये दूसरा अलग टाइप का है, तीसरा अलग टाइप का है, और चौथा दोनों सेम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लिए हैं, लेकिन दोनों पर लगाने का कॉन्सेप्ट सेम है।
तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इतने वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे यहाँ से गलती कर देते हैं, वो लगा नहीं पाते हैं कि कहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट सोचें। तो हम यहाँ क्लियर कर दिए हैं। अब हम आते हैं इस आखिरी क्वेश्चन पे, OH या NH2 जो भी यहाँ लगा हुआ रहे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज है, नॉर्मल केस में हम यहाँ लिखते हैं, पहले तो ये +m है, ये -I है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी काम करेगा, इसे निकालने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करेगा। और यहाँ पर देखिए अपने पास सिर्फ -I है और यहाँ पर है +m और साथ में है क्या -I। और यहाँ पर जो सबसे पावरफुल इफेक्ट है वो है क्या, ऑर्थो इफेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर हम आंसर कैसे देंगे, अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, वहीं से चलेंगे। सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट, तो 2 नंबर को पहले ले लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, -I है तो 3 ले लेते हैं। इस वाले में -I है लेकिन +m है, तो +m तो बेकार कर देगा, इसीलिए हम लोग इसे ले लेते हैं 1 को, और सबसे आखिरी में ले लेंगे किसे, 4 को। तो इस तरह से देखिए आप कि हम हर तरह का क्वेश्चन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड पर लिए हैं। अब इसी तरह से हम लोग लेंगे फिनोल के ऊपर ये सारा ग्रुप। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका था, हम लोग एसिड देख लिए। बेंजोइक एसिड के बाद हम लोग फिनोल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए उसी तरह से जो ये सारे ग्रुप हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग इफेक्ट देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ हम आपको एक बात बता देते हैं, फिनोल के केस में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता है, सिर्फ SIR इफेक्ट काम करता है, वो भी जब 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए रहते हैं तो। और ये हम उस समय बता चुके हैं SIR इफेक्ट में, तो उसे तो कैंसिल कर ले रहे हैं, बाकी जो रेस्ट है वो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये है A डबल बॉन्ड BC के पास रेजोनेंस कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या है, हाइपर कंजुगेशन है और +I है, यहाँ पर है +I और यहाँ पर भी है हाइपर कंजुगेशन और साथ में +I, और ये सारा EDG है। और जो बढ़ता है एसिडिटी वो बढ़ता था किससे, EWG से। इसलिए इन चारों में अगर हम नंबरिंग कर दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इन चारों में अच्छा कौन हो जाएगा, 1। अब इनमें से हमको देखना है कि सबसे कम डोनेशन किस में है, वही अनस्टेबल कर रहा होगा सबसे कम एसिड को, तो हम उसे पहले लेंगे। जिसमें डोनेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा एसिड को, तो उसे हम बाद में लेंगे। तो ये सिर्फ +I से दे रहा है, इसलिए ये कम अनस्टेबल कर रहा होगा, जबकि ये दोनों तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से दे रहा है। और हम जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन का पावर ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इसलिए देखिए हम सबसे पहले इसे ले लिए। अब हम लोग इसे लेने वाले हैं, तो अब हम लोग ले लिए किसको, 3rd को। अब इन दोनों में तुलना करते हैं 2 और 4 में। तो हाइपर कंजुगेशन तो पावर इक्वल होता है, जो कि हम लिख चुके हैं, ऑर्थो इक्वल टू पैरा। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ऑर्थो पर ज़्यादा होता है, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर, यानी जो सबसे नज़दीक है वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे कम। तो देखिए यहाँ हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन तो दोनों में इक्वल हो गया, तो यहाँ से तो डिसाइड होगा नहीं इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर दोनों में -I होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि +I है तो जितना ज़्यादा +I उतना खराब एसिड को कर देगा, तो इसीलिए +I का पावर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ +I का पावर कम है। तो इसीलिए जो कम है हमारे लिए +I वो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर -I होता तो यहाँ पे उल्टा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद ले लिए किसे, 4 को, और 4 के बाद अब हम लोग ले लेंगे किसे, 2 को। तो वापस से समझ लीजिए, बेकार कर देता है एसिड को EDG, और तीनों ही EDG है, इसलिए हमने सबसे पहले ले लिया इसे 1 को। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे कम EDG किस में है, तो इसमें है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता है मेटा पे, तो इसीलिए अपने पास हो गया 3 नंबर। अब 4 2 में तुलना करना था, तो दोनों में हाइपर कंजुगेशन तो बराबर है, इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करेंगे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ये इसके सबसे पास है, और अगर ज़्यादा हो गया +I तो एसिड को बेकार कर देता है, इसलिए यहाँ कम है +I, तो हम पहले इसे ले लिए। तो 4 पहले और 2 को बाद में। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर +M भी है, -I भी है, क्योंकि लोन पेयर से
डोनेट करेगा। यहाँ सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पर भी प्लस एम और माइनस आई है। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए था क्या, EWG, लेकिन अगर कहीं पर रेजोनेंस आ गया तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट का कोई औकात ही नहीं रह जाता है। ये ओवरऑल डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ये भी डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ये भी ड्रॉइंग ग्रुप है। इसलिए यहाँ पर अब हम अगर नंबरिंग कर लें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हम सबसे पहले इसे लेंगे क्योंकि यह EWG, तो इसलिए अपने पास सबसे पहले हो गया क्या, थर्ड। अब हम लोग तुलना करते हैं। देखिए यहाँ प्लस एम है, यहाँ भी प्लस एम है, माइनस आई भी है, लेकिन चूंकि प्लस एम का पावर ज्यादा होता है, रेजोनेंस का पावर ज्यादा होता है, चाहे वो प्लस एम हो या माइनस आई हो, और इंडक्टिव इफेक्ट का पावर कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो सबसे पहले देखेंगे कि अगर प्लस एम आ रहा हो तो विदाउट प्लस एम ये है, तो इसीलिए हम लोग 1 को पहले ले लिए, 3 को पहले ले लिए माइनस आई के कारण, इसे ले लिए क्योंकि इसमें नो विड्रॉल नो डोनेशन। अब हमारे पास यहाँ पर डोनेशन है, तो जिसमें कम डोनेशन हो वो ज्यादा अच्छा, या जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो वो ज्यादा अच्छा। तो इसीलिए अपने पास प्लस एम तो दोनों में बराबर है, क्योंकि जो प्लस एम का पावर होता है वो ऑर्थो इक्वल टू पैरा, यानी रेजोनेंस में चाहे प्लस एम हो या माइनस एम हो, दोनों पर पावर बराबर दिखाता है। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें बराबर नहीं है, तो वहां से डिसाइड करेंगे। तो देखिए इसमें माइनस आई ज्यादा, इसमें माइनस आई कम, और प्लस एम दोनों में इक्वल है, लेकिन माइनस आई इसका ज्यादा होने के कारण इसका माइनस आई मोर है और इसका माइनस आई लेस है, जबकि प्लस एम दोनों का बराबर है। तो प्लस एम बराबर हो गया तो इससे तो डिसाइड होगा नहीं, डिसाइड होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। ज्यादा होने के कारण हम पहले इसे ले लेंगे 2 को, और लास्ट में हम ले लेंगे किसे, 4 को। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं केस में बता चुके हैं कि अगर रिंग का क्वेश्चन हो और डायरेक्ट हाइड्रोजन यानी फ्लोरीन 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 अथवा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये 2 क्वेश्चन है, एक बार में तीनों में फ्लोरीन लगा हो या एक बार में तीनों में क्लोरीन लगा हो, एक में फ्लोरीन और एक में क्लोरीन हो, तो फिर कहानी बदल जाता है। जो हम एसिड में बता चुके हैं तो लगभग उसी तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए सब क्या है, तीनों फ्लोरीन या तीनों क्लोरीन। तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। आपको यहाँ पर प्लस एम कंसीडर नहीं करना है। तो चलिए सबसे ज्यादा यहाँ पहले इफेक्ट लिख लेते हैं, माइनस आई और माइनस आई। और हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो या माइनस आई, सबसे ज्यादा ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर आंसर लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, अगर ये 3 है और इसे हम 4 मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में कौन आ जाएगा, 1। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अपने पास क्या है, NO2 लगा हुआ है, तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे क्या, -m -i, साथ में यहां काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा, बिफोर लूजिंग प्रोटॉन, अभी ये प्रोटॉन गया नहीं है, और इसे अगर हम खोल लें तो इस NO2 के साथ ये जरा इसे दिखा दिया जाए, तो ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और यहां पर क्या है, सिर्फ माइनस आई है, और यहां क्या है, -m एंड -i दोनों है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं। नो डाउट अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड आफ्टर लूजेज होता, जो कि देखिए हम यहां पर एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए इसे आप लिख लीजिए, इसे हम हटाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहां से हटा दे रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि अपने पास हम एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि ज्यादा अच्छा से वहां समझ में आएगा। यहां पर क्या किया गया है कि हम लिए हैं एक मैलिक एसिड और एक लिए हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। तो इस तरह से रखते हैं, इसे बोलते हैं मैलिक एसिड, और हम रुकिए कुछ देर में इसे लिखते हैं। इसका क्या हो रहा है भाई,
तो ये है हमारा फ्यूमेरिक एसिड COOH। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिक एसिड और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये है हमारा माइलिक एसिड, नाम से भी पूछा जाता है, और ये है हमारा फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए हम ये जान के लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करते इस H का, तो हाइड्रोजन रिलीज करने के पहले ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। और यहाँ क्या हो रहा है कि इस हाइड्रोजन को हम रिलीज कर दें और तब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, लेकिन यहाँ तो काफ़ी डिफरेंस है, तो रिलीज दोनों में से कोई एक कर भी देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कैसा है, आफ्टर लूजेज प्रोटॉन। तो आफ्टर लूजेज प्रोटॉन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकालने के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है, बिफोर लूजेज प्रोटॉन। तो ये दोनों में अंतर है। हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है, बिफोर लूजेज प्रोटॉन, मतलब H+ निकालने के पहले ही। हम H+ की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास कॉमन है, वो हम मान के चल रहे हैं कि सबसे हाइड्रोजन तो निकालना है ही। वो भले हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि कंजुगेट बेस तो बनाना है ही, जो हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे। तो देखिए ये हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तब तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं रहेगा, तो ये निकलने के पहले है, और हम पहले लिख चुके हैं अगर निकलने के पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो एसिडिटी कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन निकलने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो एसिडिटी बढ़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ रट्टा ये मार लेता है कि ऑलवेज एसिडिटी इंक्रीजेज, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम वापस लिख दे रहे हैं, आफ्टर लूजेज अगर प्रोटॉन रहा तब तो एसिडिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर बिफोर लूजेज प्रोटॉन रहा और तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो, ये दो केस ले रहे हैं हम, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और खास करके इंट्रा मोलिकुलर, चूंकि इंटर मोलिकुलर से कोई मतलब नहीं है। तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आफ्टर लूजेज प्रोटॉन, यहाँ हाइड्रोजन निकालने के बाद बनाएंगे, और बिफोर लूजेज प्रोटॉन बिना हाइड्रोजन निकाले हुए ही बन रहा है। तो बिना निकाले हुए बन रहा हो तो एसिडिटी घटेगा, लेकिन अगर निकलने के बाद बन रहा हो तो एसिडिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर अब हम ऑर्डर करेंगे तो देखिए -M यहाँ भी है, -M यहाँ भी है, तो -M तो दोनों में बराबर होता है, ऑर्थो इक्वल टू पैरा, यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से करते। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाता है कि इसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विदाउट लूजेज प्रोटॉन। अगर आफ्टर लूजेज प्रोटॉन होता तो यहाँ पर फिर भी इसका ही अच्छा हो जाता है। और यहाँ हम देखिए बता चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावर होता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, चाहे आफ्टर लूजेज हो या बिफोर लूजेज हो, पावर दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, बिफोर लूजेज है तो इंडक्टिव इफेक्ट से पावर ज़्यादा हो गया, एसिड खराब कर देगा, जबकि यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, एसिड अच्छा रहेगा। तो अगर हम इसको लिख दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और अगर हम यहाँ पर आंसर लिखें तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर हम लोग ले लेंगे -M वाले को, तो इसीलिए हम लोग कर देंगे क्या, 3, फिर ये इंडक्टिव इफेक्ट का 2, क्योंकि ये 2 नंबर में है। चलिए फिर से लिख लेता हूँ, सबसे पहले 4 का ले लिए, -M -I, ये कम कर दे रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन रेजोनेंस तो है, तो इसलिए 4 के बाद 2 ले लिए, 3 ले लिए इंडक्टिव इफेक्ट का, और सबसे अंतिम में ले लिए हम किसको, 1 को। अब हम देखिए इसे वापस से समझा देते हैं। 4 में तो कोई इफेक्ट नहीं था, 1 में कोई इफेक्ट नहीं था, सबसे अंतिम में चला गया। 3 में सिर्फ -I है, उसके पहले ले लिए। 2 और 4 में रियल में टक्कर था। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो 2 सबसे पहले आ जाता, उसके बाद हम लोग 4 ले लेते इंडक्टिव इफेक्ट के केसेस पर,
क्योंकि यहाँ क्या है कि -m और -m तो बराबर हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम है, उसी पर ये ज़्यादा हो जाता। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिफोर लूजेज प्रोटॉन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। चाहे वो एसिड खराब करे या अच्छा करे, पावर उसका हमेशा ज़्यादा रहेगा। जैसे रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल है हाइपर कंजुगेशन से, चाहे +m हो या -m हो। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दो कंसेप्ट है, आफ्टर लूजेज प्रोटॉन और बिफोर लूजेज प्रोटॉन। तो यहाँ पर है देखिए बिफोर लूजेज प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन निकलने ही नहीं दे रहा है और उसे निकालना है, तभी तो एसिडिटी चेक करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, बिफोर लूजेज प्रोटॉन है, एसिडिटी कम और इसकी एसिडिटी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर अपने पास हो गया। अब देखिए इसी से हम लोग एक ये ले लिए थे कि ये है आफ्टर लूजेज प्रोटॉन, और बाकी तो सारा चीज़ सिमिलर है, इसमें तो और कोई इफेक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि आप रेजोनेंस देखेंगे तो बराबर है, ऑर्थो इफेक्ट है नहीं, हाइपर कंजुगेशन इसमें है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट जो भी है वो इक्वल है। तो ये क्वेश्चन इसी से सोल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही। और ये दोनों भी जो चेंज हो जाता है वो इसी से चेंज हो जाता है, बिफोर लूजेज और आफ्टर लूजेज। ये निकलने के बाद, यानी H+ निकालेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। तो इसलिए ये है आफ्टर लूजेज। तो अगर हम इसको 1 मान लें इस स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर को हम 2 मान लें, तो यहाँ पर तो H बॉन्डिंग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ हो जाता है 1 का ज़्यादा और 2 का कम। साथ में कभी कभी कॉमन नेम के नाम से पूछ लेता है, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड और इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, यानी ये सिस पोजीशन में है और ये ट्रांस पोजीशन में है। तो ये आपका था पूरा फिनॉल का कहानी। यहाँ के बाद अभी हम कुछ और जनरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यानी कि ये sp2 sp3 न्यूट्रल चार्ज और पीरियोडिक टेबल का। और फिर हम लास्ट में आपको एक देने वाले हैं धांसू क्या पूरा ट्रेंड इन सारे एसिडिटी का, चूंकि ये तो हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं सिमिलर ग्रुप लेते हुए और एक डिफरेंट ग्रुप में, जिसे सल्फोनिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, पहले कौन बाद में क्यों आता है, ये सारा हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम लोग जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। तो देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन थे। इधर का क्वेश्चन थोड़ा आसान है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग कौन सा इफेक्ट लगा पाएंगे, कोई ऑर्थो कोई रेजोनेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखिए इफेक्ट लगाते हैं कि ये है sp, ये है sp2 और ये है sp3, यानी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक लगाते हैं। मोर ईएन ये होता है, ये उससे कम है, ये सबसे कम ईएन है, इसीलिए अपना ऑर्डर जो है वो इस तरह से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में लिए हुए हैं लेफ्ट टू राइट, और ये है हमारा टॉप टू बॉटम। तो अगर हम इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 के ऊपर निगेटिव, NH2 के ऊपर निगेटिव, OH के ऊपर निगेटिव और F के ऊपर निगेटिव। और हम लोग पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैविंग निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पर कहानी ये हो जाता है। अब हम यहाँ देखिए आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे डाउट रहता है। यहाँ पे क्या है कि हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये दोनों एक जैसा क्वेश्चन है और ये दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। मतलब हम यहाँ पर देखिए लिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि इन पीटी हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट। तो दो फैक्टर है जिससे हम लोग एसिडिटी डिसाइड करते हैं। पहला है अपने पास साइज और दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में EN लिखते हैं। जो चीज जिधर के तरफ बढ़ रहा हो वो डोमिनेट करता है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने के कारण पीरियोडिक टेबल में साइज कम होता है। तो इसलिए हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं साइज कम, किधर, लेफ्ट टू राइट वाले में। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एट्रैक्शन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है और इसीलिए यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है। तो जो चीज बढ़ रहा हो वो डोमिनेट करेगा। तो देखिए लेफ्ट टू राइट में साइज घट रहा है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डोमिनेट कर रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए डोमिनेट करेगा ये। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये रहा हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर।
इसीलिए आपको जब कभी भी एसिडिटी या नॉर्मल केस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो तो लेफ्ट टू राइट में हम लोग आंसर देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। यहाँ भी सेम केस हो जाएगा, हाइड्रोजन निकालेंगे तो Cl निगेटिव, SH निगेटिव, PH2 निगेटिव और SiH3 निगेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे, वैसे हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये क्या है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसे लिखे हुए हैं। ये हमारा हो गया कि इन PT, ये यहाँ से है, ये ऊपर हो गया, टॉप टू बॉटम में हम चल रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग दो फैक्टर लेंगे, एक फैक्टर है साइज और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बोलिए ऊपर से नीचे जाते हैं, सेल बढ़ता है, सेल बढ़ने के कारण साइज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अट्रैक्शन कम होने के कारण घटता है। तो दो चीज लिया जाता है, लेकिन जो बढ़ रहा है वो डोमिनेट करेगा। तो ऊपर से नीचे बढ़ कौन रहा है, साइज। तो इसलिए यहां पर जब ऊपर से नीचे कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो डोमिनेट करता है कौन, साइज। और हम जानते हैं कि जब हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये F निगेटिव, Cl निगेटिव, ये Br निगेटिव और ये बन जाएगा क्या, I निगेटिव। और हम लोग पढ़ते हैं फैजान रूल यहाँ पर कि अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज हो और उसका साइज बड़ा हो तो इस निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा एरिया में होता है और उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लगाते हैं साइज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है, इसलिए साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। और साइज के बेसिस पर फैजान रूल लगाते हैं, और फैजान रूल ये कहता है कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर कहो तो भी और एसिडिटी कहो तो भी साइज बड़ा होने के कारण इस निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा एरिया में होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये अच्छा एसिड है। और लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, साइज घटता है जबकि EN बढ़ता है। तो इस केस में हमारा EN ही डोमिनेटिंग फैक्टर है, यानी जो बढ़ रहा हो वो डोमिनेट करेगा। तो जब डोमिनेटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ये हम लोग रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं। और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही तो देखनी है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है क्या, HF। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भी एसिडिटी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो भी एसिडिटी बढ़ता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं कि अगर कोई चीज लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो टॉप टू बॉटम घटेगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी एसिडिटी इंक्रीज करता है, और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी एसिडिटी इंक्रीज करता है। और हम आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दिए। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑर्डर हो गया क्या, इस तरीके से हो जाएगा, HI ज़्यादा, ये भी हो जाएगा क्या, इस तरीके से, क्योंकि ये हम लोग ले लिए हैं। फिर कल बाहर आए आंटी और सुल्तान से टेलीग्राम पोस्ट कुछ भी ले सकते हैं, तो ये ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग न्यूट्रल और चार्ज का बनाते हैं। मतलब ये तो हम लोग लिए थे कि ग्रुप बदल रहा था, यहाँ देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है चार्ज से, लेकिन यहाँ पर ये धोखा नहीं खाना है कि बिना हाइड्रोजन निकाले हुए आंसर नहीं करने हैं, हाइड्रोजन निकालने के बाद न्यूट्रल देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये H2O बन जाएगा, ये OH निगेटिव रह जाएगा और ये O पर 2 निगेटिव रह जाएगा, क्योंकि हमने सबसे H+ निकाल दिया। अब इस केस में ये न्यूट्रल है, ये दोनों ही चार्ज है, तो पहले ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया, न्यूट्रल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है चार्ज से, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर इन दोनों में से ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, इतना स्मॉल साइज 2 निगेटिव चार्ज को संभालना है, तो इसलिए ये I से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या है, यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों दिए हुए हैं, मगर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का केस नहीं लग करके यहाँ सीधे सीधे ऊपर से नीचे का केस टॉप टू बॉटम का लगेगा, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो CCl3 यहाँ निगेटिव और यहाँ CF3 निगेटिव। तो यहाँ ध्यान रखना है, हम अभी पीछे भी एक क्वेश्चन लिए थे, अगर निगेटिव चार्ज से जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो और बगल में हो क्लोरीन,
तो डिस्पर्स हो जाता है क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्लोरीन डायरेक्ट उस कार्बन से नहीं लगा हुआ हो जहां पर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं। जैसे कि हम देखिए पिछले बार भी आपको बता दिए थे, हम फिर से बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ था COOH और हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन, और मान लीजिए हमारे पास यहाँ है COOH और हम यहाँ ले लेते हैं फ्लोरीन। तो -I पावर ज़्यादा होने के कारण यहाँ अगर हम करेंगे कि ये 1 है ये 2 है, तो हमारा आंसर हो जाता है कि 1 अच्छा है किससे, 2 से। लेकिन अगर कभी केस ऐसा आ जाए कि या तो HCl हो, तो HCl ज़्यादा अच्छा है क्योंकि क्लोरीन पर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज। तो अगर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज आ रहा हो दोनों पर और टॉप टू बॉटम का ग्रुप है, तो हम लोग को साइज से आंसर देना है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे तो निगेटिव यहाँ है, यहाँ निकालेंगे निगेटिव यहाँ है, काफ़ी डिस्टेंस पे है, फ्लोरीन पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ऐसा रहा तब तो आंसर हो जाता है कि फ्लोरीन ज़्यादा, और नहीं तो मान लीजिए कभी भी ऐसा आ गया आपको कि HF है और HCl है, तो HCl ज़्यादा। और तीसरा हम लिए हैं कैसा कि CHCl3 और CHF3, इसमें भी Cl ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे निगेटिव आ जाएगा, तो बगल में ही क्लोरीन है, डिस्पर्स कर जाता है d ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये अच्छा हो जाता है। यहाँ भी हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, तो क्लोरीन में डिस्पर्स कर जाता है। मगर यहाँ डिस्पर्सन नहीं है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसीलिए फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, इसलिए हम फ्लोरीन ले लिए। और रिंग में हम आपको दिखा चुके हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन अगर रहता है तो वहाँ पर भी क्लोरीन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये हम पीछे करवा चुके हैं। तो यहाँ तक आप देख लिए, हमने आपको एक एक वेराइटी का क्वेश्चन करा दिया। ये क्वेश्चन हम देखिए अलग से लिए हुए हैं, इसे हम हटा लेते हैं क्योंकि ये हम समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए थे, इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये दोनों हम हटाते हैं क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता देते हैं, स्टूडेंट को गलती होता है, हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हम लिए हुए हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर, और आपको यहाँ पर जो ट्रिक याद रखना है वो याद रखना है क्या, DNP। ये DNP क्या होता है, जब कभी भी डिस्टेंस लेना है सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, ये है नंबर ऑफ ग्रुप, और P का मतलब पावर। तो जब कभी भी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन डिसाइड इजीली ना हो रहा हो, क्योंकि हमने अच्छा क्वेश्चन चूज कर लिया है, ये नहीं कि 1 पर लगाए, 2 पर लगाए, 3 पर लगाए, वो तो आराम से हो जाता है। यहाँ DNP लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। अब ये DNP क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी देना है डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर ग्रुप लगा हुआ है। अगर उससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रुप लगा हुआ है। अगर इससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो लास्ट में हम देखते हैं पावर। तो चलिए हम इन तीनों को इस पर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, COOH सब में है, हमको इस ग्रुप को फोकस करना है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 आयोडीन लगा हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस। तो एसिड के बगल में है, एसिड के बगल में है, एसिड के बगल में है, तो डिस्टेंस से तो काम नहीं चला। अगर इसी को हम लोग 1 पर रखते, 2 पर रखते, 3 पर रखते और कार्बन लगा के, तो डिस्टेंस से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता, जो कि आसान पड़ता है क्वेश्चन। लेकिन हम जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। तो डिस्टेंस से नहीं हुआ। अब नंबर ऑफ ग्रुप देखते हैं। तो देखिए इसमें -I ग्रुप क्लोरीन का कितना लगा हुआ है, 3 -I ग्रुप है। इसमें देखिए -I ग्रुप फ्लोरीन का कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, और इसमें -I ग्रुप कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो जब डिस्टेंस से काम ना चले तो नंबर ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ ग्रुप में ये सबसे पीछे हो गया। जबकि स्टूडेंट यहाँ गलती ये करता है, जहां देखा फ्लोरीन सबसे पहले ले लिया। तो हमेशा ध्यान रखना है DNP रूल का, जब कभी भी क्वेश्चन हो इस तरीके का। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि 3 और 3 ये तो अब इक्वल हो गया, मगर 2 तो सबसे कम है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है,
तो तीन ग्रुप और दो ग्रुप, तो दो ग्रुप वाला तो सबसे लास्ट में हम दे देते हैं। अब हम लोग टक्कर करा लेते हैं 1 और 3 में। तो देखिए 1 में क्या हो रहा है, 3 क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, 3 आयोडीन है। और आप जानते हैं कि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज लगाएंगे और यहाँ से डिस्पर्सन होगा ग्रुप का, तो यहाँ से कार्बन हमारे पास जो आयोडीन है वो खींचेगा। अब हम लोग खींचने में पावर की बात करेंगे, तो पावर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का क्लोरीन होता है आयोडीन के तुलना में। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम क्लोरीन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए हम 1 पर इसे ले लेंगे, फिर हम 3 ले लेंगे और लास्ट में हम 2 ले लेंगे। हम वापस से इसे एक बार फिर से बता देते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट का हो तो क्वेश्चन डीएनपी रूल से सॉल्व करते हैं। मतलब ये प्रायोरिटी में है, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर ऑफ ग्रुप और लास्ट में लेते हैं पावर। तो डिस्टेंस जब इक्वल हो जाए यानी इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यही ले लेते, 1 पर फ्लोरीन, 2 पर क्लोरीन, 3 पर लगा देते तो बन जाता आसानी से। तो इसलिए हम जानबूझ के ये क्वेश्चन लिए थे। तो डिस्टेंस मतलब कार्बन से कितनी दूरी पे ग्रुप लगा हुआ है, तो सब एक ही कार्बन के बाद लगा हुआ है, सब एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ तो वो डिसाइड हुआ नहीं। तो अब हम लोग चलेंगे नंबर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप में क्या हो रहा है कि यहाँ 3 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ 3 लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्रुप 3 हो गए दोनों में। अब हम बात करेंगे पावर का। तो पावर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट का क्लोरीन का ज्यादा होता है आयोडीन से। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ले लिए इस वाले को यानी फर्स्ट को, फिर हम लोग ले लिए थर्ड को और लास्ट में ले लिए 2 को। देखिए एक और हम वैसा क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ देखिए अपने पास क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ अपने पास ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ अपने पास आयोडीन लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले डीएनपी से डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस तो सबका बराबर है, काम नहीं हुआ। नंबर ऑफ ग्रुप से चलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप देखिए इसमें 2 है, 2 आयोडीन है और इन सब में एक एक इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है -I का। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर हम इसको 1 करें, इसको हम 2 करें, इसको हम 3 करें और इसको हम 4 करें, तो इसमें चूंकि 2 ग्रुप है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, 4 वाले का। अब इन सब में एक एक ग्रुप लगा हुआ है, तो डिस्टेंस से काम नहीं हुआ, नंबर ऑफ ग्रुप से काम नहीं हुआ। अब पावर की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा पावर किसका है इंडक्टिव इफेक्ट में, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। इसीलिए 4 के बाद अब हम लोग ले लेंगे क्या, 1, 2 और 3। तो जब कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन हो तो डीएनपी रूल से सोल्व कर लेना है, ये आसान हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का, क्योंकि कभी कभी जेईई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ से SIR इफेक्ट पढ़े थे। तो SIR इफेक्ट में क्या होता था कि रेजोनेंस काम नहीं करता था, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं SIR इफेक्ट। जब बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर काम करता है SIR इफेक्ट। अब ये देखिए यहाँ ना लगा करके दूसरा ग्रुप में लिखे हुए हैं, जबकि इसका एसिडिटी चेक करना है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये निगेटिव बनता है, ये निकलेगा, ये निगेटिव बनेगा। इसमें देखिए SIR इफेक्ट नहीं है, तो इसमें SIR है, इसमें SIR नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ नहीं है। तो अगर SIR है तो इसका जो लोन पेयर है वो अब रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्थो हो या SIR हो रेजोनेंस काम नहीं करता है। तो यहाँ क्या काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, तो यहाँ SIR नहीं है तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में काम करेगा, मतलब ये +M दिखाएगा, साथ में -I भी दिखाएगा। तो अगर अब हम इन दोनों में एसिडिटी चेक करें तो ऊपर का ग्रुप तो सेम है, नीचे ये सिर्फ -I दिखा रहा है, मतलब खींचेगा, जबकि ये SIR नहीं काम करने के कारण +M भी दिखाएगा, मतलब लोन पेयर से बॉन्ड से निगेटिव बनेगा अगर हम इस तरह से डबल बॉन्ड खोल करके देखें तो इसलिए क्या होगा, ये एसिड खराब कर देगा, +M आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है इसका। तो SIR इफेक्ट अगर नीचे में लगा हुआ हो तो भी देखिए एसिडिटी बढ़ रहा है। अब एक केस हम लेते हैं SIR इफेक्ट का एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ बल्कि ग्रुप होने के कारण
यहाँ पर भी SIR काम कर रहा है, और अगर SIR काम कर रहा है तो यहाँ रेजोनेंस काम नहीं करेगा, यानी इसका जो -M है ये काम नहीं करेगा, लेकिन -I काम करेगा, क्योंकि अगर SIR आया तो रेजोनेंस काम नहीं करता, इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करता है। यहाँ आ जाइए, तो देखिए इस CN ग्रुप के होने के कारण अगर कोई ऐसा ग्रुप हो ट्रिपल बॉन्डेड का तो वो काम नहीं करता है यहाँ पर SIR इफेक्ट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं SIR इफेक्ट ये काम नहीं करता है। या यहाँ CN के जगह पर आपको यहाँ पर OH लगा हुआ हो तो भी काम नहीं करेगा, या यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ हो तो भी SIR काम नहीं करता है, यानी छोटा ग्रुप हो तो या लीनियर ग्रुप हो तो काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर कोई लीनियर हो, जैसे CN लीनियर है और छोटा ग्रुप OH और X हो तो SIR काम नहीं करता है, लेकिन अगर कोई बड़ा ग्रुप हो जैसे NO2 है, जैसे OCH3 है, इस तरह का अगर ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी OR बड़ा हो या कोई भी और अल्काइल ग्रुप हो, तो इन सब केस में यहाँ पर काम करने लगता है SIR इफेक्ट। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन NO2 पर लिए हैं, तो CN और NO2 को लेकर के बना रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर लेना इन सब ग्रुप को लेकर के, यहाँ पर और भी ग्रुप लेकर के कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर SIR इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस -M काम नहीं करेगा, -I करेगा। अब हम इस CN को देखते हैं, तो CN में भी क्या होता है, SIR काम नहीं करता है। अब प्लस यहाँ CN ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये कहीं ना कहीं खींचने का काम करेगा, और ये काम करेगा कैसा, -M का। तो अगर -M काम कर रहा है यहाँ पे और यहाँ सिर्फ -I काम कर रहा है, तो एसिडिटी इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रट्टा नहीं मारना है। SIR काम नहीं किया एसिड के केस में तो भी एसिडिटी बढ़ गया, जबकि यहाँ एसिडिटी के ये फिनॉल के केस में SIR काम कर रहा था, बढ़ गया। तो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे -M है +I है क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए OCH3 रहता तो +M काम नहीं करता लेकिन -I काम करता, तो सेम क्वेश्चन होता, सेम होता। लेकिन अगर CH3 होता तो ये +I हो जाता, तो +I होने के कारण तो और खराब कर देगा। तो इसलिए ये दोनों में तो सेम आंसर आ जाएंगे, इसमें आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए होगी, आप जरा ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी ऑर्थो है, यहाँ भी ऑर्थो है, दोनों में ही ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन ये कैसा ऑर्थो है -M का, और ये कैसा है +M का, और -I तो दोनों में है। तो इसीलिए जब कभी भी ऑर्थो इफेक्ट हो और एक में हो -M और दूसरे में हो +M, तो नॉर्मल केस में -M को जैसे प्रायोरिटी देते थे। तो ये है अगर 1 और ये है अगर 2, तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, 1 का ज़्यादा 2 से। तो ये थोड़ा सा रह गया था क्वेश्चन इस तरीके का कि जब दोनों ही ऑर्थो हो तो क्या करना है, तो हमको प्रायोरिटी दे देना है -M को। लेकिन यहाँ एक चीज़ बच के रहना है, अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो जितना ज़्यादा बल्कि साइज हो उतना ज़्यादा अच्छा से काम करता है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट। तो इसीलिए अगर ये 1 है और अगर ये 2 है तो 2 का ही ज़्यादा हो जाता है 1 से। यहाँ एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसमें देखिए CH3 है, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है तो 2 यहाँ पर मिलेगा और 2 यहाँ पर मिलेगा, ये भी मतलब बेंजीन है। तो यहाँ पर क्या है, 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है नीचे वाले में। तो अगर इस तरीके से भी सोचेंगे तो इसमें +I मतलब EDG ग्रुप ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण खराब कर देगा एसिड को, और ये कम होने के कारण अच्छा कर देगा एसिड को। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है याद रखना कि ऑर्थो इफेक्ट के केस में जितना ज़्यादा बल्कि साइज हो, यानी अल्काइल साइज बढ़ाते जाइए, उतना अच्छा ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। तो इस केस में अपना जो आंसर है वो हो जाता है 2 से ज़्यादा 1। तो मेरे ख्याल से ये सारा आप समझ गए होंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ के बाद हम इन सारे एसिड को कंपाइल करेंगे, यानी कि कब हम लेंगे बेंजोइक एसिड, कब हम लेंगे किस एसिड को, कब लेंगे फिनॉल को, कब 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल अच्छा हो जाता है। इसका हम एक पूरा लिस्ट बना देते हैं आपको, ताकि इसके बाद भी अगर कहीं से क्वेश्चन बच जाए
तो क्वेश्चन कहीं से फंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, अब बारी है पावर की। तो देखिए एक हमने ऑर्डर तैयार किया है जो डिफरेंट IIT JEE नीट या डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। क्या होता है कि हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ तो निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो डिफरेंट ग्रुप रहता है और उसमें पता नहीं चल पाता है कि इफेक्ट कैसे लगाएं, तो हमने सारे ग्रुप को कंपाइल कर लिया। आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ से याद करता है, बेंजोइक एसिड से। मगर उससे पहले भी देखिए यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है और ये सारा रेजोनेंस में है। तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, कहीं ना कहीं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर उसी तरह से यहाँ जाता है कि A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, तो ये सारा रिंग में आ जाता है। आने के कारण क्या है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड है। रेजोनेंस होने के बाद ये सारा का सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनता है। अब यहाँ पर क्या है, चार ऑक्सीजन के पास चार्ज गया हुआ है और सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, निगेटिव चार्ज 3 के पास जा रहा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और ये कम होता है। यहाँ के बाद देखिए पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड में 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 ग्रुप में जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर OH है सिर्फ। तो 6 होते हुए भी यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ निगेटिव बनाएंगे इसे निकाल के, तो रेजोनेंस में वो जाएगा और इतना बल्कि साइज होने के कारण 6 ग्रुप में जाता तो है, लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या होता है कि यहाँ पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो कहीं ना कहीं इक्वल बनने के कारण सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पिक्रिक एसिड से ज़्यादा हो जाता है। इसको हम लोग कॉमन नेम भी बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, नो विड्रॉल नो डोनेशन। जबकि यहाँ पर जब हम ये निकालेंगे और इसे हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप उसे डोनेट कर रहा होगा +M से, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस वैल्यू लेते हैं, इसीलिए इससे ये अच्छा हो जाता है। जबकि चार्ज तो दोनों में 2 ऑक्सीजन पर ही है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन पे ही है और दोनों ही इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। मगर इस ग्रुप और इस ग्रुप के कारण इसमें +M से डोनेशन है, तो इसलिए कम हो जाता है एसिडिटी इसकी और इसका ज़्यादा हो जाता है। यहाँ के बाद देखिए हम यहाँ आ जाते हैं, ये सिर्फ CH3+ आ जाने के कारण इससे खराब हो जाता है। यहाँ हम लोग R ले लिए हैं कि अब इस कार्बन में नंबर ऑफ ग्रुप 1-2 और ग्रुप ऐड करेंगे, तो यहाँ अल्काइल पार्ट कार्बन बढ़ते जाएगा तो एसिडिटी घटते जाएगा। तो हर हाल में देखिए सिर्फ पिक्रिक एसिड को छोड़ के जितने भी एसिड होते हैं नॉर्मली, वो सारा फिनॉल से अच्छा होता है, ये याद रखना है, सिवाय पिक्रिक एसिड के। पिक्रिक एसिड सारे एसिड से अच्छे हैं। हाँ, अलग बात है कि हम यहाँ भी NO2 लगा देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, बट नॉर्मल केस में NO2 यहाँ लगाते हैं, इसे नॉर्मल रखते हैं तो ये अच्छा हो जाता है। अब हम लोग देखिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ HCO3 में क्या होता है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो यहाँ पर 3 बन रहा है, लेकिन वहाँ पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, इसलिए ये यहाँ आ गया है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, अपने पास देखिए क्या है, फिनॉल आ गया, फिनोक्साइड आयन, और ये यहाँ पर खींच रहा है रिंग -M से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस में इस तरीके से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल, यहाँ पर ये है +I, ये था -M इसलिए अच्छा है, +I है तो बेकार कर दिया। तो यहाँ तक सारा ग्रुप आ गया। अब देखिए ये सारा ऑक्सीजन चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मल केस में क्या रहता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और हम जानते हैं कि इस पर अगर निगेटिवली चार्ज आएगा तो इसका ऑर्डर इस तरह से रहता है। तो इसीलिए देखिए अपने पास कार्बन का कहानी खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ +I शो कर रहा है, इससे जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो OH- हो जाएगा,
इसमें CH3O- होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये प्लस आई होते हुए भी, यहाँ कोई डोनेशन होते हुए भी ये क्यों नहीं हुआ, तो इसे हम एक्सप्लेन तो कर देते हैं, मगर इसे याद रख लेना है एक एक्सेप्शन की तरह। नॉर्मल केस में यहाँ ये रीजन दिया जाता है कि ये OH निगेटिव बनेगा H+ निकालने के बाद, और ये CH3O निगेटिव बनेगा। तो ये जो OH निगेटिव बनेगा, यहाँ कोई और ग्रुप नहीं होने के कारण, छोटा ग्रुप होने के कारण इस निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन बहुत कम एरिया में हो पाता है, और ये छोटा है इसलिए यहाँ पर कंपाउंड अनस्टेबल होने लगता है, और इसका थोड़ा सा साइज रहने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। ये रीजन दिया जाता है, लेकिन इसे एक्सेप्शन समझ के याद रखना है, क्योंकि बाकी सब जगह हम लोग इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ इफेक्ट से ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्लस आई है, यहाँ नो EDG नो विड्रॉल, तो इसे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया निगेटिवली चार्ज बनने के कारण। ये स्मॉल साइज है, रिपल्सन अधिक हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो एक इसे याद कर लेना है। बाकी सब तो अपने सीक्वेंस में सही है। यहाँ देखिए नॉर्मल हो गया, प्लस आई बढ़ गया, तो इससे तो ये खराब होगा ही, आप इसे खाली याद रख लीजिए, ये पहले आ जाता है। नॉर्मल केस में इफेक्ट में ये यहाँ आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये यहाँ आ गया। उसके बाद नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहाँ ध्यान ये रखना है टर्मिनल अल्काइन हो। टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं हाइड्रोजन किनारे में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे बना दिया अल्काइन, मतलब इसके पास हाइड्रोजन ना रहे, तब नहीं, तब तो ये चला जाएगा आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन हो तो ये अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ये भी एक आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं इसमें, उस पर हम अलग से घेर के आपको स्टार लगा दे रहे हैं। यहाँ तो थोड़ा सा लॉजिक भी था और उस तरह का चीज़ें था, फिर भी ये सेट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए sp है, और यहाँ पर नॉर्मल केस में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये sp3 है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन है, नॉर्मल केस में यहाँ क्या होता है कि ऐसे हम लोग लेते हैं, इसे बोल देते हैं कि ये थोड़ा मोर ईयन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है लेस ईयन। तो इस रीजन पर भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है, फिर भी हम यहाँ स्टार लगा दिए हैं। इसे हमेशा याद रखना है कि टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं अमोनिया से ज़्यादा होता है, इंटरनल अल्काइन नहीं। इस अल्काइन को हम बोलते हैं इंटरनल अल्काइन, दोनों ही तरफ कार्बन लगा हुआ हो, तो इसकी एसिडिटी नहीं, ये हाइड्रोजन हो जाता है मोर एसिडिक, चूंकि इसे हटाने के बाद यहाँ पर आ जाता है निगेटिवली चार्ज। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड पर है, निगेटिव चार्ज है sp के ऊपर, मोर ईयन हो जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि अमोनिया से पहले होता है। बाकी इधर तो कुछ नहीं है, ये sp2 है, रेजोनेंस ज़्यादा है इसमें, इसलिए ये पहले हो गया, और ये भी sp2 है, और ये sp3 है। तो आपने देखा कि हमने एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक दो जगह जहां एक्सेप्शन आ रहा था उसे भी हमने आपको बता दिया। हमने आपको SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर में आफ्टर लूजेज प्रोटॉन, बिफोर लूजेज प्रोटॉन, मतलब फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट में DNP रूल यानी कि डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप, उसके बाद पावर। तो इन सारे चीज़ों को आपने देखा। ऑर्थो इफेक्ट में किस तरह से चीज़ें बदल रही थी, SIR इफेक्ट में कैसे बदल रहा है, -m बढ़ाता है +m घटाता है, -I बढ़ाता है +I घटाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में सिर्फ इंट्रामोलिकुलर से मतलब है, इंटरमोलिकुलर से कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी आफ्टर लूजेज प्रोटॉन है तो बढ़ता है, बिफोर लूजेज हो तो नहीं बढ़ता है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन अच्छा से आ जाए तो DNP लगा लेना है, यानी पहले देखना है डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर ऑफ ग्रुप, उसके बाद देखना है पावर, और लास्ट में हमने ये आपको ऑर्डर दे दिया कि जब दो डिफरेंट कंपाउंड आ गया तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा एसिडिटी का नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा चैलेंज है। किसी बुक का, किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप बना सकते हैं, यहाँ के बाद आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसी तरह का एक बेसिसिटी के ऊपर। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।